नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मशहूर लेखिका निशी पाल सूरी जी की लिखी कहानी आधार स्तंभ। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहानी को पूरा सुने और जाने कि आखिर क्यों दिवाकर ने अपने दादाजी को ईश्वर तुल्य स्थान दे रखा था। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी आधार स्तंभ। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया तो हॉस्टल में मेरा रूममेट था दिवाकर। परिचय सत्र में ही अपने आकर्षक व्यक्तित्व, सुडौल सुगठित शरीर, सुदर्शन चेहरे और मधुर मुस्कान से वह सब पर छा गया। ज्यों-ज्यों मैं उसको जानता गया उससे अधिकाधिक प्रभावित होता गया। एक अच्छा मेधावी छात्र तो वह था ही, खेल के मैदान में भी उसने झंडे गाड़ दिए। अपनी संयमित दिनचर्या, मधुर व्यवहार और सेवा भाव से उसने सभी को मुग्ध कर लिया था। प्रातः उठकर स्नान, व्यायाम, कुछ योगासन और थोड़ी पूजा के बाद ही वह अपने दैनिक कार्य आरंभ करता। कॉलेज में जब भी कोई इनाम मिलता या कुछ और उपलब्धि होती, पहले अलमारी में रखी अपने दादाजी की फोटो को प्रणाम करता और फिर उनको फोन करता और सबका श्रेय वह अपने दादाजी को ही देता। और कई बार मित्रगण इसके लिए उसकी खिंचाई भी करते। पर जब भी उससे उसके दादाजी के बारे में हम कुछ पूछते तो उसकी आंखों में श्रद्धा और आदर के भाव उमड़ आते और वह यही कहता, मेरे दादाजी मेरे लिए आदर्श हैं और पूजनीय भी। आज मैं और मेरा परिवार जो कुछ है और जहाँ तक पहुँचे हैं, ये सब उन्हीं के परिश्रम और प्रयास के कारण है। आशीर्वाद और स्नेह की जगह परिश्रम और प्रयास सुनकर कुछ अजीब तो लगता, पर और कुछ पूछने की कोई हिम्मत नहीं करता। सप्ताह, माह और वर्ष बीते, इंजीनियरिंग का कोर्स समाप्त हुआ, परीक्षा हो गई और हॉस्टल से जाने का समय आ गया। आखिरी के 3-4 दिन हम सब एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करना चाहते थे। रात रात भर किसी न किसी के कमरे में बैठक जमती। उस रात बैठक हमारे कमरे में जमी। दिवाकर ने कहा, दादाजी का एक सपना तो पूरा होने को आया। फिर से दादाजी? सब ने एक स्वर में कहा। यार, अब तो अपने दादाजी के बारे में कुछ बता ही दो। अब के बिछड़े जाने फिर कभी मिलेंगे भी या नहीं। मन ही मन दादाजी को प्रणाम कर दिवाकर ने कहना शुरू किया, हमारा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार है। दादाजी एक मिडिल स्कूल के हेडमास्टर थे, ताऊ जी रेलवे में कर्मचारी थे और मेरे पापा एक कारखाने में काम करते थे। सब अपने अपने परिवार में संतुष्ट थे। एक बुआ थी जिनकी आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी थी, इसलिए वह हमेशा खूब बढ़ चढ़कर बोला करती, इसलिए उनको कोई खास पसंद नहीं करता था। हमारी कहानी तब शुरू होती है जब मैं 8 बरस का था और मेरा छोटा भाई सुधाकर 5 का। सब ठीक ही चल रहा था कि एक दिन कारखाने में एक हादसा हो गया जिसमें मेरे पापा की मृत्यु हो गई। सब कुछ उलट पलट गया। घर में सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। सुबह अच्छे भले घर से गए पापा का छत बिछत शरीर जब घर आया, घर में जैसे तूफान आ गया। सब चीख चीख कर रो पीट रहे थे। उस स्थिति में भी दादाजी मेरी दादी और माँ को संभाल रहे थे। हम दोनों भाइयों को तो कुछ समझ ही नहीं थी।
जब पापा को मुखाग्नि देने की बात उठी, दादाजी ने कहा कि यह तो पुत्र का कर्तव्य है, सो दिवाकर ही देगा। सबने इसका विरोध किया कि इतना छोटा बच्चा मुखाग्नि कैसे देगा, लेकिन दादाजी अपनी बात पर अटल रहे। यही कहते रहे कि बड़े होने पर इसे हमेशा इस बात का मलाल रहेगा। और अब सोचता हूँ कि कितना ठीक सोचा था उन्होंने। मैंने अपने पापा के प्रति एक कर्तव्य तो पूरा किया। जब पापा का श्राद्ध आदि सब संपन्न हो गया तो सब सोचने लगे कि हमारे परिवार का क्या होगा। ताऊ जी ने कहा, बहू अभी छोटी है और बच्चे भी, अब यहाँ अकेले कैसे रहेगी। मैं तो यही चाहता हूँ कि ये सब मेरे साथ चलकर वहीं रहें। ताई जी ने भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और मेरी मम्मी को गले से लगा लिया। मम्मी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन बुआ जी ने तमक कर कहा, तुम कौन सा धन्ना सेठ हो भाई, जो इतने लोगों का बोझ उठाओगे। दिवाकर को मैं ले जाऊंगी, उसकी पढ़ाई लिखाई भी तो देखनी है। सुधाकर और मंजू जहाँ चाहे रह लें। दीदी अपना परिवार कभी बोझ नहीं होता। मैं आपकी तरह रईस या धन्ना सेठ भले ही ना हूँ, लेकिन जो भी होगा हम सब मिल बांट कर गुजारा कर लेंगे। आप नाहक परेशान ना हो। यह तो मुझे बाद में पता चला कि मेरी मम्मी को बुआ जी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह मेरे पापा की शादी अपनी किसी रिश्तेदार से कराना चाहती थी, जो खूब सारा दहेज लेकर आती। और मेरी मम्मी एक बहुत ही साधारण परिवार की बेटी थी, जिनके गुणों पर रिझकर दादी माँ और दादाजी ने उन्हें पापा के लिए पसंद किया था। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। क्या तुम लोग बंट गए? नहीं, दिवाकर ने कहा। तभी दादाजी ने दादी जी को इशारा किया और उन्होंने कहा, तुम लोग यह बहस और झगड़ा छोड़ो। तुम्हारे बाबूजी और मैंने निश्चय कर लिया है कि अब क्या करना है। क्या है आपका निश्चय, जरा हम भी तो जाने, बुआ जी ने ऊंची आवाज में पूछा। आप ही बता दीजिए सब लोगों को जो आपने तय किया है, दादी जी ने दादाजी से कहा। सब सुन लें, ना तो बहू और बच्चे बटेंगे, ना यहाँ से कहीं जाएंगे। दादाजी का दृढ़ निश्चय उनकी आवाज़ में साफ झलक रहा था। तो ताऊ जी ने पूछा, अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? मैं जो हूँ, मैं अब यहीं रहूँगा इनके पास, अपनी नौकरी छोड़ दूँगा और इनकी देखभाल करूँगा। लेकिन बाबूजी, खाएंगे क्या? वह भी मैंने सोच लिया है। बहू राकेश की जगह नौकरी करेगी और घर मैं देखूँगा। लेकिन माँ को तो गठिया है, वे काम कैसे करेंगी? मैंने कहा तो कि घर मैं देखूँगा। तुम्हारी माँ राजेश के पास रहेगी। क्यों राजेश? ताऊ जी से पहले ताई जी बोल पड़ी, माँ जी हमारे सिर माथे बाबूजी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं बहू। हम दोनों नहीं चाहते कि ये बच्चे किसी के आश्रित होकर जिएं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहू नौकरी करे। और कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब अपने अपने घर जाओ। पर बाबूजी, मंजू नौकरी करेगी तो घर कौन देखेगा, खाना कौन बनाएगा? बुआ जी के गुस्से का ठिकाना नहीं था। मैं सब कुछ देख लूँगा, आप खाना बनाइएगा इस उम्र में? क्यों, जब तुम्हारी माँ बीमार होती थी तो मैं तुम लोगों के लिए खाना नहीं बनाता था क्या? बस, मुझे और सवाल जवाब नहीं चाहिए। तुम सब अपने अपने घर जा सकते हो। अगले ही दिन सब अपने अपने घर वापस चले गए। दादाजी ने त्याग पत्र दे दिया और ताऊ जी को स्कूल से पैसे आदि पाने के लिए अधिकार पत्र भी दे दिया।
फिर माँ के साथ पापा के कारखाने के अफसरों से मिलना शुरू किया। कई दिन चक्कर काटने और कई दलीलें देने के बाद मम्मी को नौकरी तो मिल गई, लेकिन शर्त यह थी कि वे जितनी जल्दी हो सके बीए कर लेंगी। दादाजी सुबह उठकर हम सब के लिए नाश्ता तैयार करते, हमारे टिफ़िन के डिब्बे तैयार करते। रोती हुई मम्मी को जब दादाजी बड़े प्यार से डांटते हुए खिला पिला कर दफ्तर भेजते तो हमें बड़े ही क्रूर लगते थे। उनके इस स्नेह को हम बहुत दिनों के बाद समझ सके। ऊपर के काम के लिए तो महरी थी, परंतु रसोई और घर के अन्य कामों को दादाजी ही देखते थे। मम्मी का वेतन यथेष्ट नहीं था, सो दादाजी शाम के समय कुछ बच्चों को घर में ही बुलाकर ट्यूशन पढ़ाने लगे। हम दोनों भाइयों को भी साथ बिठा लेते और हमारी पढ़ाई भी देखते। कुछ दिनों में उन्होंने मम्मी को भी अपनी पढ़ाई शुरू करने को तैयार कर ही लिया। तो क्या उन्होंने बीए कर लिया? एक दोस्त ने पूछा। अरे तुम बीए की बात करते हो? दादाजी की प्रेरणा और मदद से मम्मी ने फर्स्ट डिवीज़न में बीए तो किया ही, धीरे धीरे पत्राचार के द्वारा एमबीए भी कर लिया। दफ्तर में भी मम्मी ने काम इतनी अच्छी तरह संभाला कि शीघ्र ही पदोन्नति पाती चली गई। अब उनको कंपनी की ओर से बड़ा बंगला भी मिल गया है, हमने कार भी खरीद ली है। अब तो दादी जी भी हमारे साथ ही रहती हैं। घर के कामों के लिए नौकर तो है, लेकिन सब कुछ दादाजी की निगरानी में ही होता है। दादाजी ने सुदृढ़ स्तंभ बनकर हमारे गिरते हुए घर को सहारा ना दिया होता तो हम कब के ढह गए होते। कुछ भी कर पाना हमारे लिए संभव न होता। मम्मी की नौकरी भी ठीक चल रही है और हमारी पढ़ाई भी ठीक चलने लगी है। अब तो मेरा छोटा भाई सुधाकर बीए करके एमबीए में दाखिले की तैयारी कर रहा है। आज जो हम स्वाभिमान पूर्वक जीवन बिता रहे हैं तो दादाजी के कारण ही। और तुम्हारे ताऊजी? एक मित्र ने पूछा। उनका स्नेह हमारे साथ वैसा ही है। दादाजी से प्रेरणा पाकर उन्होंने भी अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई है। अब तो रमा दीदी और प्रमोद भैया दोनों ही डॉक्टर बन गए हैं। और तुम्हारी बुआ जी? एक और मित्र ने पूछा। शुरू में तो उन्होंने इन सब का विरोध किया था, लेकिन दादाजी के सामने उनकी एक न चली। अब जब सब ठीक हो गया है तो उनका व्यवहार भी बदल गया है। कल मम्मी के साथ दादाजी भी मुझे लेने आएंगे, तुम सब भी उनसे मिल लेना। दिवाकर की यह कथा सुनकर हम सबको दादाजी के प्रयास और परिश्रम का अर्थ समझ में आ गया, जिसके लिए हम दिवाकर का मजाक उड़ाया करते थे। दादाजी के प्रति हम सब श्रद्धा से नतमस्तक हो गए और सबने उनको मन ही मन प्रणाम किया। हम प्रसन्न थे कि अगले ही दिन हम उस लौह पुरुष के दर्शन कर सकेंगे, जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और प्रयास से न केवल अपने घर को टूटने से बचाया, अपितु अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। समाप्त। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।